नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमर विधानसभा, हम तो पूछेंगे जनता के सवाल, और जनता के सवालों को पूछने के लिए आज हमारी टीम पहुंच चुकी है दंतेवाड़ा में। जी हां, एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है दंतेवाड़ा, जहां पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। मंच पूरी तरह से सज चुका है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों यहां पर है, विभिन्न संगठन यहां पर है और दंतेवाड़ा की जनता भी यहां पर है। और आज जानने की कोशिश होगी कि दंतेवाड़ा में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, जो वादे किए थे सरकार ने, कितना उन वादों पर खड़ी उतरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी हमारे सम्मानीय अतिथि यहां पर पहुंचे हुए हैं। खनिज संपदा से लैस है दंतेवाड़ा, और आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के विकास में बहुत सारी चीजों का योगदान है। लेकिन जहां तक इसके राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इस सीट पर पिछले 4 विधानसभा चुनावों में 3 बार कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि एक बार भाजपा सत्ता में काबिज हुई। ये सीट वर्तमान में भी कांग्रेस के कब्जे में है। और 2003 के विधानसभा चुनाव में बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा ने जीत हासिल की थी। 2008 में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 2019 में उपचुनाव हुए और कांग्रेस का विधायक यहां पर काबिज है, देवती कर्मा जी इस सीट से विधायक हैं। और स्थानीय मुद्दों पर भी आज बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहला जो सवाल है वो सत्ता पक्ष से होगा। सत्ता पक्ष की यदि बात करें तो दंतेवाड़ा को लेकर किस तरह का विजन आपका रहा है? इस पूरे 4.5 साल में भूपेश सरकार 90% अपने जो चुनावी घोषणा वादा के पूरे किया गया है। और हर डीएमएफ मत के बाद डीएमएफ का मत पूरा इसी क्षेत्र में जनता के हित में खर्च किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है। और हम इस उम्मीद में है कि भूपेश सरकार के भरोसे ही हम पुनः दंतेवाड़ा सीट कांग्रेस की झोली में लाएंगे। ये पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है। चलिए, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि भूपेश सरकार के भरोसे ही जीत होगी और जितने भी वादे थे वो पूरे हुए। लेकिन क्या इत्तेफाक रखता है विपक्ष की सारे वादे पूरे हो चुके हैं, अब कोई मुद्दा नहीं बचा दंतेवाड़ा में? सबसे पहले तो मैं टीवी 24 को धन्यवाद देता हूं। अभी कांग्रेस के नेता ने कहा 90% घोषणा पत्र पूरा किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, 36 घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र लेकर आए, घोषणा किए, और कौन कौन सा पूरा किए हैं? आज जैसे शराबबंदी जैसा घोषणा पत्र चुनावी घोषणा पत्र में लाए, कहाँ शराबबंदी किए? शराबबंदी करने की जगह तो कांग्रेस के सरकार ने होम डिलीवरी करके घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है। और चाहे किसानों की बात हो, जैसे किसानों की धान खरीदने की बात है, केंद्र सरकार के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2060 रुपया किलो में धान खरीद रहा है, 2 क्विंटल में धान खरीद रहा है। और धान के अलावा केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए बोरा का देता है, 1500 करोड़ रुपए वाहन का देता है, ऐसे 150 करोड़ रुपए सुतली का देता है, 3000 करोड़ रुपए मंडी टैक्स दिया जाता है किसानों को। और कांग्रेस के लोगों ने कहते हैं कि हम 2500 रुपए में धान खरीदने की बात करते हैं। 2500 रुपया किस किसान का धान खरीदे जा रहा है? और मोदी सरकार ने 143 रुपया फिर से किसानों का धान का रेट बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने हर किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से खाते में 6000 रुपए, 2-2000 रुपए 3 बार डाल दिया जाता है, सीधे उनके खाता में दिया जाता है। अब डीएमएफ की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ जिला दंतेवाड़ा में डीएमएफ का भारी काम किया जा रहा है। डीएमएफ मत का सभी ग्राम पंचायतों में देना चाहिए। किस पंचायत में कौन सा सरपंच सचिव डीएमएफ मत का राशि का निर्माण कार्य किया जा रहा है, विकास कार्य किया जा रहा है, दिखाए कांग्रेस के लोगों ने। यहाँ से अगर हम बचेली किरंदुल जाते हैं, रोड का क्या स्थिति है? पूरे बदहाल है रोड का स्थिति है। अभी यहाँ पर घंटों समय लग जाता है यहाँ पहुंचने में। ये स्थिति है कांग्रेस की सरकार ने। और यह विकास की बात करते हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ। 36 घोषणा या कुछ भी पूरा नहीं किया गया। यहाँ बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपया देने की बात किए हैं। और यहाँ के बेरोजगार कितने हैं और कितने लोगों को 2500 रुपया दे रहे हैं? मैं कांग्रेस के नेताओं से मांग करता हूं कि कितने लोगों को आपको दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे विषय यहाँ पर विपक्ष ने उठा दिए हैं और अब हम सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं। किसानों पर बात हुई है कि किसानों को सरकार ने उतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना केंद्र सरकार ने पहुंचाया, इस पर क्या कहेंगे? हमारे बीजेपी के मित्र को नहीं लगता है कि
इनका विकास नहीं हो रहा है, इनका विकास नहीं हो रहा है, बात सही है। पब्लिक का विकास हो रहा है, पब्लिक हित में काम हो रहा है। भूपेश सरकार 2500 रुपए में धान खरीद रहा है, कल भी पैसा डाला गया 75%, 25% पैसा नहीं तो और इनका रामू नेताम का कर्जा माफ हुआ है। कर्जा माफ की बात कर रहे हैं ना, 2 घंटे के अंदर अंदर रमन से भूपेश सरकार किसानों का कर्जा माफ किया, जबकि विधायकों तनख्वाह से चालू नहीं हुआ था, विधायक से पहले ये कर्जा माफ किया गया। और 2013 में 21 रुपए धान खरीदे बोले थे, 300 रुपया बोनस देने के लिए बोले थे, क्या 21 रुपए में धान खरीदा गया क्या? चलिए जवाब ले लेते हैं, क्या जो वादा हुआ था वो हुआ पूरा या नहीं हुआ? जवाब दें जी। आज पहले तो चैनल का मैं बधाई देता हूं, बहुत अच्छा डिबेट आप करवा रहे हैं, क्षेत्र हित की बात पब्लिक तक पहुंचे, ये एक अच्छा मुहिम है। और हमारे जो कांग्रेस के मित्र अभी कह रहे थे वो स्वयं ही इस चीज को स्वीकार चुके हैं। अभी वो भूपेश का नाम भी उनको ठीक से याद नहीं है, डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि भूपेश कोई नाम नहीं है, वो उसको लोग कैसे जानेंगे? कुछ काम करेंगे तो जानेंगे ना। वही हाल देवती कर्मा जी का है। आज आप देख लीजिए, चुनाव लड़ना उनको है और लड़ने कौन आए हैं? 4-5 लोग आए कांग्रेस के लोग, देख रहे हो पूरा भीड़ भरा हुआ है पूरा आपके डिबेट में, लेकिन कांग्रेस के 3-4 मित्र लोग बैठे हैं बस। इसी से समझ में आता, पहले ही हार चुके हैं, दंतेवाड़ा सीट सहित पूरा छत्तीसगढ़ हार चुके है ना, तो हार चुके। तो ये जो बात है, और विकास और क्या है, और सबसे बड़ा चीज ये है कि विकास की बात अगर अपन करते हैं कि सरकार क्या कर रही है कांग्रेस की, तो आप ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप जाकर के देखिए, यहां पर देखिए मूलभूत सुविधाएं, आपका डीएमएफ की राशि यहां पर करोड़ों में आती है। डीएमएफ की राशि का पैसा स्वास्थ्य शिक्षा में खर्च होना चाहिए। आप इन यहां पर बड़ा बड़ा चीज दिखाते हैं, शहर में भी बुरा हाल है। आप चिकपाल जाके देखिए, 300 बच्चे वहां पर रह करके अध्ययनरत कर रहे हैं। खिड़की का पल्ला रखने के इनके पास पैसा नहीं है, पंखा नहीं है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। ये बात करते हैं विकास, दंतेवाड़ा के विकास की। भोजन के नाम से दाल दिया जा रहा है बच्चों को, वहां पर सब्जी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे लोग परेशान हैं। तो वहां जाकर कांग्रेस के नेता एक बार भ्रमण करें, देखें वहां कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेताओं को बोलूंगा, कांग्रेस के यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष को बोलूंगा, आप जाइए चिकपाल जाइए, आप मारजूम जाइए, आप क्या बोलते हैं परचेली, आपको सच्चाई से रूबरू होगा। आपका आईना की तरह आप साफ दिखाई देंगे, ऐसा आईना आपका प्रतिबिंब होता है, वैसे ही यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिबिंब। आप जाकर के कटकलिया एरिया में घूमिए, आप यहाँ पर अंदरवाड़ा एरिया जाकर देखिए। आप विकास की बात करते हैं, आप शिक्षा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिए हैं। इतना मतलब हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह की जो महत्वाकांक्षी योजना थी डीएवी स्कूल, कितना बेहतरीन ढंग से चल रहा था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और जो कांग्रेस ने स्वामी आत्मानंद स्कूल लाया उसका क्या? कहाँ आत्मानंद स्कूल? वो आत्मानंद स्कूल जो है वो हमारे स्कूल में तो पैम्पलेट चिपका दिए हैं इन लोग का खुद का कोई स्कूल। आप हमारे स्कूल जो पहले से बना बुनाए स्कूल में आप चिपका दिए स्वामी आत्मानंद। अलग से कोई संस्था खोले हैं क्या? छू लो आसमान हमारी संस्था, भारतीय जनता पार्टी संस्था। आपका आस्था झामक एजुकेशन सिटी हमारी संस्था, आपका डीएवी स्कूल हमारी संस्था। ऐसा एक आप बता, एक टन आप हमारी योजना में एक टन पोस्टर चिपका के स्वामी आत्मानंद स्कूल, अरे भैया कुछ नहीं किए हो आप। चलिए, लेकिन जो सदस्य मौजूद हैं हम जवाब ले लेते हैं कि शिक्षा पर बात होनी चाहिए, जो फंड आता है डीएमएफ का जहां पर खर्च होना चाहिए वहां पर नहीं हुआ। जवाब दें, और भी तमाम तरह के आरोप विपक्ष ने लगाए। जी देखिए, विपक्ष पे जो लोग बाग है, हमारी भी पार्टी विपक्ष में रही है, तो विपक्ष की बात जब तक के लोग नहीं रखे, बात ये नहीं बताएंगे, पक्ष के जो शासन जो पार्टी कर रही है उसके विपक्ष में यदि लोग नहीं बोलेंगे तो इनको जीवित है करके कौन बोलेगा? अगले वाले क्या सोचेंगे, तो मर गए चुपचाप है। इसलिए बोलना इनकी आदत है, झूठ बोलना इनकी आदत है। दूसरी बात, यदि हमारे भूपेश बघेल जी ने जो जो कार्य यहाँ पे किए हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है वो हमारी योजनाओं को क्यों अपना रहे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों तारीफ कर रहे हैं? इनको चाहिए जो काम अच्छा होता है उसकी तारीफ करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो। पर तो इनकी आदत पड़ी है झूठा बोलने की। ये शराबबंदी बोलते हैं। माननीय रमन सिंह ने ही ये शराब की दुकानें खोली है, सरकारी दुकानें। हमने खोली क्या? हमने खोली क्या शराब की दुकानें? शराब की दुकानें इन्होंने खोली है, उसी के ऊपर भी अब चल रहे हैं। हमने अलग से शराब की दुकानें नहीं खोली है।
ये आदि है शराब। कभी शराबबंदी का घोषणा नहीं किया गया था। शराबबंदी का घोषणा मैदानी क्षेत्र में किया था, सरगुजा बस्तर को छोड़ के किया गया था। और किरंदुल का बात करें, अभी रोडों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नया रोड बनाया जा रहा है। थोड़ा बहुत परेशानी भी हो रहा होगा, लेकिन जब बन जाएगा ना, अब 1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा में बचेली किरंदुल पहुंचे यात्री। दूसरा बात, ये डीएम अहमद का बोल रहे थे, ये अपने शासनकाल में यहाँ का पैसा रायपुर ले जाते थे, तब तो रमन सिंह नहीं बोल पाते थे। बीजेपी का केंद्र सरकार 9 साल से है, बीजेपी का एक योजना धरातल में दिखाओ। प्रधानमंत्री गृह आवास योजना इंदिरा गांधी का नाम बदले हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना मनमोहन सिंह का सरकारी योजना था, इनका एक योजना बताओ। इनका एक योजना है शौचालय, जब मुर्गी शौच करता है। उज्ज्वला योजना कहाँ गया? बेचारे आज भी लकड़ी से चूल्हा जला रहे महिलाएं लोग। चलिए ठीक है, सड़कों को लेकर यहाँ पर विपक्ष ने सवाल उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष कहने की जिस पर काम हो रहा है उस पर बात अब क्यों? पहले टीवी 24 को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो जनता की आवाज को सुनने के लिए आए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आए। मैं कांग्रेस के मित्रों से बस इतना पूछना चाहता हूं, 5 ऐसे कार्य 4.5 साल में जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दंतेवाड़ा जिला में इनके द्वारा किया गया है, जिससे दंतेवाड़ा के क्षेत्र के लोगों का विकास हुआ है। आप गीदम से बाई रोड दंतेवाड़ा, सिर्फ दंतेवाड़ा आगे का रोड बन रहा है, उन्होंने कहा यह सत्य है, टाइम लगेगा। दंतेवाड़ा तक आने में आधे घंटे से ऊपर का समय लगता है। 6-6 फीट के गड्ढे, 4-4 फीट के गड्ढे। विधायक देवती कर्मा के घर जाने का मार्ग बाईपास चौक, आप चल के देखिए, वहां पर 4 फीट का गड्ढा हुआ है। इनके पास जवाब है। ये विकास की बात करते हैं, किस क्षेत्र में विकास हुआ है? सिर्फ कर्मा परिवार का विकास हुआ है, सिर्फ कांग्रेसियों का विकास हुआ है। पब्लिक, आप चलिए घटक कल्याण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छत नीचे गिर गया है, बाथरूम का पानी वार्डों तक आ रहा है, डॉक्टर और नर्से वहां बैठ नहीं पा रहे हैं, और ये विकास की बात कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल का स्थिति देख लीजिए, सिर्फ रिपर सेंटर है, वो सिर्फ एक रिपर सेंटर है। वहां छतों का पानी नीचे, 3 मंजिल का छत का पानी नीचे तक आ रहा है। मानता हूं उसका निर्माण बीजेपी के शासनकाल में हुआ रहा होगा, लेकिन आपकी जवाबदारी थी उसका रखरखाव सही से कर लेते। आज उसका रखरखाव नहीं होने के कारण उसकी गति क्या हो गई, ये देख लीजिए। चलिए, कौन जवाब देगा सत्ता पक्ष की ओर से? 5 ऐसे काम जो विकास के हुए हैं, डीएमएफ की जो राशि का उपयोग है वो नहीं हो पा रहा है, और इसके अलावा यह भी कहा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर भी सुधार की जरूरत है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी देखिए, डीएमएफ के बारे में जो बहुत बातें हो रही है, डीएमएफ में ऐसा कोई नियम और प्रावधान नहीं है कि इन पैसों को सीधा रायपुर ट्रांसफर किया जा सके। डीएमएफ की एक नियमावली है, और उस नियमावली के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे सभी जिलों को और दंतेवाड़ा को उसका अधिकार मिलता रहता है। और अभी हाल ही की बात बता रहा हूं, 2018 में गरीबी रेखा से नीचे छत्तीसगढ़ में 40% लोग थे, और कल नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर चले गए हैं। और इसका सीधा श्रेय भूपेश बघेल को जाता है। उन्होंने डायरेक्ट जो नीचे की नीतियां बनाई है, डायरेक्ट ट्रांसफर जो खाते में जा रहा है, 40 लाख लोग आज छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। और प्रति व्यक्ति आय जो पहले 90-92 हजार रुपया सालाना हुआ करती थी, आज वो 1,25,000 रुपया सालाना है। यानी कि हर व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट पैसा गया है, और उसी के हिसाब से योजनाएं बन रही है समाज के अंतिम व्यक्ति को देखकर, और विकास की ओर छत्तीसगढ़ तेजी से अग्रसर हो रहा है। छत्तीसगढ़िया एक जो पहले छत्तीसगढ़ का किसी भारत के मानचित्र में स्थान नहीं मिलता था, आज भूपेश बघेल के आने के बाद पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक पहचान के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता की पहचान के रूप में भूपेश बघेल आए हैं। भूपेश बघेल ने हर एक वर्ग को ध्यान में देकर सभी समाज के लोगों को जमीन स्थान दिया। ऐसा कोई समाज नहीं बचा छत्तीसगढ़ में जिसको स्थान नहीं दिया हो, जिसको जो स्थान थी उसके लिए भवन के लिए पैसा दिया। ऐसी हमारी सरकार है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसका दावा केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार के भी हितग्राही उनको सरकार की तरफ से क्या कह रही है कांग्रेस? सबसे मैं पहले टीवी 24 का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बाकी मुद्दों को दरकिनार करता हूं। कांग्रेस बड़े बड़े बातें करती है महिला सशक्तिकरण को लेकर। अभी कुछ महीनों पहले लगभग 50 से 60 समूहों का काम छीना गया, प्राइवेट ठेकेदारों को बांट दिया गया। अभी हाल में इसी अगस्त महीने में लगभग 100 समूहों का काम छीन लिया गया, और उसको सी मार्ट के नाम पर बताकर प्राइवेट ठेकेदारों को बांट दिया गया। रक्षाबंधन का बहुत ही बेहतरीन तोहफा जिला पंचायत सीओ द्वारा और मिली भगत कांग्रेस की। तो ये कहां महिला सशक्तिकरण हो रहा है? कहां महिलाओं को और बेरोजगार किया जा रहा है, उनको और नीचे ढकेला जा रहा है? कौन सा सशक्तिकरण हो रहा है? कांग्रेस से जवाब लेते हैं कि जो काम है लगातार जो सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए निर्धारित किया था, इसे अब क्यों प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है?
जी प्राइवेट खातों पे कुछ एक चीज अगर दी गई होगी तो उसकी जानकारी हमें नहीं है, पता करके देख लेंगे। लेकिन रीपा के माध्यम से वहां पे महिलाएं की स्व सहायता समूह जो पहले ग्रामीण थी, जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, उनको रीपा के माध्यम से हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने वहां इमली की कैंडी, पापड़, अचार, महुआ का वो लड्डू, गोबर का पेंट, हर रीपा में वहां पे शेड, नाली और सीसी रोड और पूरा यानी कि उत्पादन को प्रोडक्ट करने के साथ साथ सी मार्ट के द्वारा उनको उचित मूल्य देने के लिए हमारे भूपेश बघेल की सरकार में प्रावधान किया गया है। आज वो महिलाएं आर्थिक रूप से ऊपर होकर अपने सपनों को साकार कर रही है। ये हमारी भूपेश बघेल की सरकार की परिकल्पना है। तो महिलाएं अपने सपनों को साकार कर रही है, ये कहना है कांग्रेस का। जी आप ही का सवाल था, क्या जवाब से संतुष्ट हैं? कौन से रीपा में कौन सी कैंडी बन रही है? लगभग हजारों महिला हजारों मतलब लगभग 100 से 150 समूह जो जिनका काम छीना गया, ये बताइए कहां कौन से रीपा में वो काम कर रही हैं? आज वो बेरोजगार हैं, आज वो दुखी हैं, आज वो परेशान है कि जिनके बच्चे छोटे छोटे कौन सी जीविका चलाएंगे? वो अचानक से काम छीनकर प्राइवेट ठेकेदारों को दिया गया। कौन से रीपा में कहां कैंडी बन रही, कहां बिस्किट बन रहे हैं? जवाब देने के लिए कुछ नहीं, केवल योजनाएं बता दी जाती, बिल्डिंग का नाम बता दिया जाता है। रीपा मेरा कांग्रेस से सवाल है कि अभी बोले थे थोड़ा देर पहले कि हम घोषणा पत्र को लगभग पूरा कर दिए हैं। संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात हुई है, कितने के रेगुलर किए हैं? अतिथि शिक्षक को रेगुलर करने की बात हुई है, कितने अतिथि शिक्षक रेगुलर हुए हैं? कलेक्टर दर पे जितने काम करते थे उनको रेगुलर करना था, कितने रेगुलर हुए हैं? जो फ्लैश बैंड कर्मचारी थे उनको रेगुलर करना था, कितने को रेगुलर करे हैं? जरा हमारे कांग्रेस के भाई बताएं, इन सबको रेगुलर कर दिए क्या? घोषणा पत्र पूरा हो गया क्या? इनका सिर्फ एक ही है, भ्रष्टाचार। ये रेगुलर क्या करेंगे? हमारा एक जिला हॉस्पिटल यहीं पे, ये भी सवाल उन्हीं के साथ है, वो उसका भी जवाब दें। जिला हॉस्पिटल में हमारे जो कैंटीन है, हमारे जिले के लोग चलाते थे, महिला की समूहें चलाती थी। उस कैंटीन को छीन के रायपुर वाले को दे दिए। क्या ये दंतेवाड़ा जिले वालों को कोई रोजगार देना कांग्रेस नहीं चाहती है? कि दंतेवाड़ा जिले से, दंतेवाड़ा विधानसभा से कोई मोह नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बाहर को बुला के उनसे पैसा वसूली कर रहे हैं और उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। ये सवाल का जवाब दें हमारे कांग्रेस के मित्र लोग। चलिए, तो इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल जो है वो संविदा अनियमित कर्मचारियों को लेकर है, अनियमित शिक्षकों को लेकर। कितने अभी तक सरकार ने रेगुलर कर दिए हैं? भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार राज्य में सभी विभागों का, सभी विभाग में जितने संवैधानिक कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी, सबका डाटा मंगाया जा रहा है और इनको चुनाव के पहले 4 साल में 2 साल, 1 साल अचानक में गया, 2 साल कोरोना में गया, 1 साल काम करने को मिला है सरकार को। सभी विभागों से डाटा मंगाया जा रहा है, सबको नियमितीकरण किया जाएगा समय पे, चुनाव के पहले किया जाएगा। हमने बोला 90%, हम 100% नहीं बोले थे, 90% पूरा किया, 10% बचा पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, आपके मेरे घर में शादी होती है, शादी के बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप एक साथ में सभी शादी के काम नहीं निपटा सकते। एक के बाद में एक के बाद में, अरे एक के बाद में एक, तुम क्या बात करते हो? चलिए ठीक है, अतिथि शिक्षकों से पूछ लेते हैं। आपका डेटा मंगाया गया है, लेकिन क्या आप लोगों को उम्मीद है कि इस बार नियमितीकरण हो जाएगा? सर, उम्मीद तो बरकरार रखें क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 4.5 साल से केवल डाटा ही मंगाया जा रहा है। पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने हमें विद्यामितान का सौगात दिया। विद्यामितान के रूप में इन दूरस्थ बीहड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम शासकीय स्कूलों में कार्यरत हैं और 8 साल होने को है, 8 सालों से कार्यरत हैं। इन्होंने कहा था, जब 2018 में हम लोग हड़ताल किए थे रायपुर में 28 दिनों तक, उस धरना स्थल पर माननीय सीएम साहब उस समय आए थे हड़ताल स्थल पर। ये उनका चित्र है, आप देख सकते हैं। और उस समय आमरण जो अनशन किए थे, उस समय इन्होंने 10 दिनों में आप लोग के नियमितीकरण बोल के घोषणा पत्र में शामिल भी किया और साथ ही साथ जूस पिला के आमरण अनशन तोड़े थे। परंतु उस 10 दिन को आज 4.5 साल हो गया, शायद 5वां साल बीतने को है, लेकिन अभी तक हमें नियमितीकरण की सौगात नहीं दिया। मैं ये जानना चाहूंगा आज इस भरे मंच में कि अब हमें नियमितीकरण की सौगात कब तक देंगे? जब 5 साल पूरा निकल जाएगा तब। आज मुझे ये जानकारी चाहिए कि बस झूठे आश्वासन ही देते रहेंगे, सच्चाई कब सामने आएगी?
चलिए सत्ता पक्ष के पास आएंगे विपक्ष जी। इन्होंने कहा घर में शादी होती है समय लगता है, हमने नहीं कहा था 10 दिन में गंगा जल हाथ में रख कर कसम खाए थे कि 10 दिन में हम अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे। राहुल गांधी, भूपेश बघेल, सबका बड़े बड़े पोस्टर रायपुर के सीटीओ में लगा था, उनके सभा पे जाके उनका झूठ बोल के उनके अमरण अनशन को तुड़ाया गया था कि हम 10 दिन में, बोलते 90% वादे। आपने वादा किया था 10 दिन के अंदर हम सब अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। आपके वादे का क्या हुआ? आपकी नेत्री, महिला नेत्री, जिला पंचायत सदस्य पिछले डिबेट में बोली माननीय भूपेश बघेल जी 15 अगस्त को घोषणा कर देंगे, चला गया 15 अगस्त, हो गई घोषणा। चलिए तो 15 अगस्त को लेकर आप लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। आगे अब क्या आप लोग चाह रहे हैं? मैं पहले टीवी 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक डिबेट का आयोजन किया जिसमें सारे लोग आए हुए हैं। बस ये कहना चाहता हूं कि सत्ता भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारा, सत्ता भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारा, तुम झूठ कोशिश कर दो, ये अखबार भी तुम्हारा। जो आपने अपने जन घोषणा पत्र पे, हम जब आंदोलनरत थे, हम जब आंदोलन कर रहे थे, तो स्वयं माननीय भूपेश बघेल जी, स्वयं माननीय टीएस सिंहदेव जी ने कहा था कि हम आपको 10 दिन में नियमित कर देंगे। लेकिन अभी मात्र 30 से 32 दिन लगे आचार संहिता को लगने को, और मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस पर 2 वादे किए थे कि हम किसी भी समुदाय कर्मचारियों की छटनी नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अत्यंत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि आज जिला पंचायत में जो 15 वर्षों से काम कर रहे थे देवेंद्र झाड़ी, जो लगातार स्वच्छ भारत मिशन पे दंतेवाड़ा को कई अवार्ड दिलाए हुए हैं, आज वो 49 वर्ष की आयु में उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति इस विषय पे बात नहीं करना चाहता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति को आप लोगों ने कहा था कि हम किसी की छटनी नहीं करेंगे, किसी की सेवा समाप्ति नहीं करेंगे, और आपके शासनकाल में उस 49 साल के व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? चलिए कांग्रेस से इस पर कौन जवाब देगा, नियमितीकरण को लेकर? जी देखिए, नियमितीकरण के लिए अभी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी 15 अगस्त के बाद 16 या 17 तारीख को 2004 से लेके 2019 तक का एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, और 2019 से लेके 2023 तक का एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। और चूंकि ये 45 से 50 हजार के बीच की संख्या है, काफी बड़ा उसमें बजट लगेगा, तो इसके ऊपर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। और 27% डीए सीएम साहब ने पहले ही बढ़वा दिया है, और आगे प्रक्रियाधीन है, और आशा करनी चाहिए कि ये मांग भी जरूर पूरी होगी। चलिए, तो संख्या बहुत ज्यादा है कह रहे। जी जी जी, आपके पास आ रहा हूं जी। सर, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जनसंख्या, हम लोग राज्य अतिथि शिक्षक हैं, सिर्फ 1650 है, और 1650 लोगों को नियमित करने में अभी हम लोग का मानदेय 18,000 है। बजट 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बस परीक्षा अवधि में उतने ही लोगों का नियमितीकरण किया जा सकता है 18,000 में, जो कि सरासर मतलब हम लोग को गुमराह 4.5 साल हो गया कि गुमराह ही कर रहे हैं कि बजट लगेगा, बजट लगेगा। हम बस उतने में संतुष्ट है, बस हमारी मतलब जो है उसको नियमितीकरण कर दीजिए। ये कागज क्या है आपके हाथ में? ये जो कागज है, इसमें घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विद्या मितान जो छत्तीसगढ़ के नागरिक है कि नियमितीकरण रिक्त पदों पर किया जाएगा। चलिए, तो बहुत निवेदन कर रहे हैं जो अतिथि शिक्षक है हमारे कि वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ेगा, तो क्या अब इस पर विचार होगा? सभी विभागों का हम लोग नियमितीकरण करेंगे, सभी डाटा मंगाया जा रहा है, फिर चुनाव के पहले सबको नियमितीकरण किया ही जाएगा। चलिए ठीक है, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों सहयोगी से हमारी बात होगी। आम आदमी पार्टी भी हमारे बीच में पहुंची है। इस बार किस तरह की तैयारी आप लेकर चल रहे हैं? क्या तीसरे विकल्प के तौर पर आप मजबूत मान रहे हैं खुद को? देखिए, हमारी जो तैयारी है, उस तैयारी में पहला जो परसों दिन हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी रायपुर आए, और जो बेसिक चीजें हैं जिसके माध्यम से हमको चुनाव में उतरना है, उसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता के साथ में शिक्षा को ठीक करने का, दूसरा है स्वास्थ्य ठीक करने का, तीसरा हमारा जो करप्शन के खिलाफ में एक्शन लेने का। इस तरीके से हमारे 10 जो हमारे जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के आधार पर हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे। और निश्चित रूप से इन बिंदुओं के आधार पर, जैसे अभी जो कर्मचारी कह रहे थे कि हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ, हम इस बिंदु को भी हमारे जो पत्र है, जो गारंटी पत्र है, उसमें शामिल किया हुआ है। जो हमारी सरकार जो पंजाब और दिल्ली में जो वादे किए, उन वादों को पूरी तरीके से पूर्ण करने पे लगे हुए हैं। अभी पंजाब में पूरी हुए नहीं है, अभी 1.25 साल की सरकार हुई है।
अब उसी आधार पर हम छत्तीसगढ़ में भी उन्हीं बिंदुओं के आधार पर अपन चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थापित करेंगे। चलिए ठीक है। लगातार अब दंतेवाड़ा में पर्यटन को भी विस्तार दिया जा रहा है, माता दंतेश्वरी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। क्या लगता है कि सरकार इस दिशा में अच्छा काम कर रही है, क्या ये सही है? दंतेवाड़ा में कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार वहां पर मंदिर का जो बना हुआ सेट को तोड़कर वहाँ काम कर रहा है। अब आने वाले समय में नवरात्रि का समय आने वाला है, लोग कितने पैदल आते हैं, उनके लिए कितने परेशानी हो रहा है। वहाँ केवल और केवल ठेकेदार और कांग्रेस के नेता मिलकर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा वो कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार ही होगा, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कुल मिला के कॉरिडोर के नाम से इतना करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये स्थिति है कांग्रेस के सरकार का और कांग्रेस का नेताओं का। या कोई आम आदमी को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, या खाली भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। सरकार कह रही कि जब यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण होगा तो स्थानीय स्तर पर जो युवा है उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा, एक आय का जो पहिया है वो घूमेगा। तो किस तरह से देखते हैं? पहले तो यहाँ के हमारे बीपीओ कॉल सेंटर के जो लोग हैं, 1000 लोगों को जो निकाला गया है उनको पहले भर्ती करें, फिर हम ये रोजगार की चिंता करेंगे। और अभी पूरे हमारे प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां होती रही तो वो किस प्रकार हो रही है, पूछिए कांग्रेस के मित्रों से। पूरे लोकल स्तर में बंद करके पूरे आउट जो सोर्सिंग के माध्यम से हो रहा है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार है इन्हीं की कांग्रेस की जो नेत्री प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज कांग्रेस के एमएलए डोंगरगढ़ गांव की जो बात तो सुने होंगे कल परसों की, उसके साथ कितना बड़ा हमला हुआ, इस पे चिंता नहीं आएगा। जब एक महिला सुरक्षित नहीं है, वो भी एमएलए सत्ता पक्ष की, तो आम जनता, आम नागरिक, माताएं बहनें कितने सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, पूछिए उनसे। चलिए, तो महिला सुरक्षा का एक बड़ा विषय उठाए, किस तरह से सरकार महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है मानते हैं प्रदेश में? मैं तो ये कहना चाहूंगा यहाँ पे हमारे कांग्रेस और बीजेपी के सभी साथियों से कि यहाँ पर महिलाओं का कोई सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हो यार, मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ। विधानसभा में रह रहा हूँ तो विधानसभा की बात करता हूँ। यहाँ का जो एमएलए एमपी सांसद कितने सुरक्षित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो दिन दाड़े आए दिन महिलाओं का पैरामेट्रिक फोर्स के माध्यम से शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। और उसके अलावा और भी यहाँ बहुत सारा गुंडागिर्दी, असामाजिक तत्व के लोग उत्पात मचाए हुए हैं। महिलाओं का तो कोई सुरक्षित है ही नहीं है। वोट लेने के लिए एक दूसरे को लड़ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे आरोप लगा रहे हैं, पर यहाँ पर कोई महिलाओं का ही नहीं, आम जनता का कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर कत्ल हो रहा है, मारदार होते जा रहा है। कोई नक्सलवाद के नाम से मार रहा है, कोई और कुछ के नाम से मार रहा है, खाली मारकाटी हो रहा है। अलावा यहाँ विकास नहीं, यहाँ विनाश हो रहा है। यहाँ विकास की बात कर रहे हैं ना हमारे दोनों पार्टी के, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग। यहाँ पर कोई विकास के नाम से कोई बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। बल्कि यहाँ पर एनएमडीसी इतना बड़ा उद्योग कारखाना है, यहाँ का जो डीएमएफ का सीएसआर का जो पैसा है, रॉयल्टी टैक्स का पैसा है, ये दोनों सरकारें खा रहे हैं। बीजेपी भी खा रही है, कांग्रेस भी खा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। अभी जो फिलहाल एनएमडीसी में 300 पोस्ट भर्ती हुआ, उसको इस क्षेत्र के लोग, इस दंतेवाड़ा जिले के लोग, बीजापुर जिले के लोग और सुकमा जिले, तीनों प्रभावित जिले के लोग कितना संघर्ष करने के बाद 300 पोस्ट का जो वैकेंसी निकला, उसमें भी भर्ती करने में कांग्रेस इतना घोटाला किया। पूरा बाहर के लोगों को 20 से 22 लाख रुपया लेकर के भर्ती किया। यहाँ के लोग मात्र 9 आदमी लगाए दंतेवाड़ा विधानसभा का। यही कांग्रेस सरकार का विकास है। और 32% जो आदिवासियों का आरक्षण था, उसमें भी 12% कटौती किया। यही आदिवासियों का विकास कर रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र का यही रोजगार है क्या? ठीक है, तो स्थानीय को मौका नहीं दिया जा रहा है रोजगार में, कह रही है सीपीआई बीजी। मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहती हूँ, 15 साल की सरकार थी बीजेपी जो है, 15 साल की सरकार है। हमारी जो सरकार है वो 5 साल की सरकार है, फिर भी वो जमीन स्तर से लेकर चल रही है। गाय का मूत से लेकर, गोबर से लेकर जो बेसहारा महिलाएं थी, उन महिलाओं को सहारा देने का काम किया भूपेश सरकार ने, भरोसा का सरकार ने, जो शांतिपूर्ण ढंग से इस छत्तीसगढ़ शासन को चला रही है। आज तक का बीजेपी कार्यकाल में आम जनता
जंगल जाती थी, वहां से बलात्कार होकर घर लौटती थी बीजेपी कार्यकाल में। आज की सरकार में, हमारी भूपेश सरकार में, भरोसा की सरकार में कोई महिला ऐसी नहीं है जो निडर होकर जंगल नहीं जाती हो, जंगल जाती हो, सुरक्षित जंगल से वापस आती है घर, और आज शांतिपूर्वक ढंग से अपने घर में व्यवस्था कर चला रही है अपने घर को। कहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है? आप बताएं, नाम लेके बताएं, कहाँ अत्याचार हो रहा है 4 साल में? कहीं अत्याचार नहीं हो रहा है। भूपेश सरकार कोई अत्याचार महिलाओं को साथ नहीं कर रही है, बल्कि उनको साथ दे रही है। एक एक रोजगार जो भूपेश सरकार, जो रमन सरकार जो 15 साल से जो थी, वो सरकार गैस का वादा करती है 400 रुपए में बर्बादने के लिए, आज 1200 रुपए में करती है। क्या अच्छा दिन वही था क्या? मोदी जी ने वादा नहीं किए थे क्या? मोदी जी ने भी बड़े बड़े वादे किए, रमन सिंह ने बड़े बड़े वादे किए, कहाँ वादा पूरा हुआ? आप कितने में आप गैस भरवाते हैं? आप कितने में आज गैस भरवाते हैं बताइए? हमारी सरकार जब थी वो 400 रुपए में सिलेंडर भरती थी, आज 1200 रुपए आम आदमी के भरने के लिए ये नहीं रहा गया है। आज झूठे वादे कौन कर रहा है? कांग्रेस सरकार कर रही है या भूपेश सरकार कर रही है? 15 साल में जो ढकोसला किया ये भूपेश रमन सिंह ने किया, रमन सिंह ने किया, रमन सिंह ने किया, भूपेश सरकार ने नहीं किया। क्योंकि वहां बैठे बैठे मोदी जी एनएमडीसी का उद्घाटन कर रहे हैं। किसका जमीन? आदिवासी का जमीन। आदिवासी का जमीन को दिल्ली से उद्घाटन करते हैं, अडानी को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आदिवासी को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हो। ऐसे हमारी सरकार उनसे छीन रही है। नंगनर का जो छीना गया जमीन, उसको वापस भूपेश हमारी कांग्रेस सरकार ने की है। अब बताएं, आदिवासी का शोषण कौन कर रहा है? भूपेश जी कर रहे हैं या रमन सिंह किए, मोदी जी किए, कौन किए बताइए? चलिए, तो बहुत विस्तारित प्रश्न है विपक्ष से, जवाब कौन देगा? जी जी। अच्छा, कांग्रेस की नेत्री से मैं ये बोल रहे थे ना कि हमारे यहाँ माताएं बहनें बहुत सुरक्षित हैं। अभी सुकमा एराबोर में क्या हुआ? अभी यहाँ हारम में गीदम के पास में क्या हुआ? हौरनार के पास में। तो बात ये है कि ये आप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए क्या है, नहीं होगा। इसलिए आप ये सब चीजें बोलने से अच्छा है कि आप पहले स्टडी कर लें कि क्या स्थिति है, सच्चाई को बयां कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, आपने एक प्रश्न रखा था पर्यटन को लेकर के, पर्यटन के विषय को लेकर के आप आए थे। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहूंगा कि पर्यटन को लेकर के जिस तरीके से खत्म कर दिया गया दंतेवाड़ा जिला में, पर्यटन के जो अवसर खुल रहे थे जिससे कई लोगों को रोजगार प्रदान हो रहे थे। आपका बारसूर की बात करूं, बारसूर में बारसूर महोत्सव होता था, वहां पे इनकम के सोर्सेस तैयार हो रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से उसका वो चल रहा था, उसको बंद कर दिया गया। दंतेवाड़ा का वही हाल है। आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने ढोलकाल को बढ़ावा दिया अपने शासनकाल में, उसकी स्थिति क्या है देख लीजिए। और उसी समय में हम लोग फुलपाड़ झरना, जिसको कोई जानता नहीं रहा, विलुप्त टाइप का था, उसको बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई। आज के डेट में होम स्टे की व्यवस्था की गई थी, बाहर के लोग आकर के सब आकर के इस सब क्षेत्र को देखते थे। आज की स्थिति में आप देखिएगा कि दंतेवाड़ा जिला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरह से आज के डेट में भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है यहाँ के नेता, जिसकी वजह से आज हमारा जो दंतेवाड़ा जिला है वो लगातार गर्त में जा रहा है। चलिए ठीक है, सत्ता पक्ष के एक बार फिर से पास जाएंगे। जी जी। देखिए, जो अभी मित्रों ने कहा, विपक्षी मित्रों ने, कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, मैं उनकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं। अभी जो बस्तर फाइडर की नियुक्ति हुई है, 500 बस्तर टाइगर जिले में ही उनकी नियुक्ति हुई है, स्थानीय लोगों की जा, तृतीय वर्ग के जो पद हैं उसमें जिले के लोग को ही आवेदन करने का उसमें अधिकार है। और सरकार की रही बात, सरकार सुरक्षा की बात जो कर रहे थे, ये वही दंतेवाड़ा है, ये वही छत्तीसगढ़ है, जहां पे अभी 5 साढ़े 5 हो रहा है ना, 4 बजे के बाद लोग यहां से जाने की तैयारी करते थे कि हमको जाना है भैया, क्योंकि यहाँ नक्सली वारदात ऐसा होता था। 4 बजे 5 बजे के बाद लोग अपने स्थान नहीं जा पाते। आज हम लोग आराम से 6, 7, 8, 10 बजे तक रात के जा सकते हैं। ये भूपेश बघेल की नीतियों का परिणाम है। और दूसरा, 2017 में किसान 12 लाख किसान थे पंजीकृत, 51 लाख मीट्रिक टन होता था खरीदी। आज हमारे मुख्यमंत्री ने 24 लाख किसानों का पंजीकरण किया और 107 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदा, 110 लाख मीट्रिक टन का आगे है। 2650 रुपए पूरे देश में कहीं धान का मूल्य मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। कोदो, कुटकी, रागी, ये सब का मूल्य मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है।
देश का 75% लघु वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ से हो रही है और 67 प्रकार के वनोपजों को हमने दिया है। और हमारी सरकार एक गरीबों की सरकार है, ये समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के करके ये काम करती है। 400 यूनिट फ्री बिजली देश में कहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और बात करते हैं यहाँ भ्रष्टाचार, इनके 2 मंत्री जेल में है, ये भ्रष्टाचार की क्या बात करेंगे। अभी आए योजनाओं की बात लगा दी है, इससे पहले आए थे चांदी की सड़क बनाने वाले, वो भी चले गए। चुनाव है, बहुत लोग आएंगे, भ्रमण करके चले जाएंगे। देखिए अभी विकास की बातें कर रहे हैं और जैसे नौकरी की बात, सिर्फ आप बस्तर फाइटर में भर्ती करा दिए, बाकी डिपार्टमेंट में क्यों नहीं? बाकी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं होता है क्या? मात्र सिर्फ वहीं पर आपका बस्तर फाइटर में ही सिर्फ हमारी सुरक्षा करने के लिए अपने जवानों को लगा दिए, बस इतनी ही सीमित है। बाकी हॉस्पिटल में क्या जरूरत नहीं है? बात शिक्षा के क्षेत्र में जरूरत नहीं है क्या? क्यों वहां भर्ती नहीं करवाए आप? क्योंकि आज हॉस्पिटल में हमारे कर्मचारियों की कमी की वजह से हमारे जो गांव से जो आते हैं जो बीमार व्यक्ति, उनकी मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि सेवा सही ढंग से होता नहीं है। जब अभी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, कॉरिडोर की बात, अब मैं तो यह बोलूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सेटिंग है। जब गिरिराज सिंह आते हैं छत्तीसगढ़ में, गिरिराज सिंह दंतेवाड़ा में आते हैं, उसके बाद जो कॉरिडोर निर्माण होने का रहता है उसका टेंडर तक पास नहीं, टेंडर तक कॉल नहीं की जाती है, क्योंकि ये दोनों सरकारों की मिली भगत है। केंद्र वाला आके यहाँ गिरिराज सिंह बोल के गया कि भूपेश जी उसका टेंडर कॉल नहीं किया जाएगा, आप गुपचुप से दे दीजिए। कहाँ के गुजरात के ठेकेदार को? क्या ये ठेकेदार खत्म हो चुके हैं क्या? यहाँ ठेकेदार निपट गए हैं क्या? ये दोनों की मिली भगत से यह कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाला समय में हम इन भ्रष्टाचारियों को, जैसे ही हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, इन भ्रष्टाचारियों को जेल के 6x6 के कोठरी में डालने का काम करेंगे। चलिए हमारे साथ बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार में दोनों ही जो पार्टियां हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें, आप मुख्य विपक्ष में हैं, दोनों की साठगांठ है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, हमारे आम आदमी पार्टी के अभी छत्तीसगढ़ में अभी इनका जन्म हुआ है, इसलिए अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। इनके डिप्टी सीएम है दिल्ली में, वो 6x6 की कोठरी में है, इसीलिए उनको याद है। और भ्रष्टाचार शराब के ही घोटाले में जेल गए हैं, इसलिए उनको 6x6 कोठरी अच्छी तरह से याद है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगी, करेगी तो भी 6x6 की कोठरी में दंतेवाड़ा की जेल में जाएंगे। चलिए जी, अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा था स्थानीय भर्ती जो है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थानीय भर्ती की व्यवस्था की गई थी सरगुजा संभाग में और बस्तर संभाग में, दोनों ही संभाग में वहीं के स्थानीय युवा बेरोजगारों को रोजगार मिले। उसको खत्म करने का पाप कांग्रेस की सरकार ने किया। और जो उसके बाद आरक्षण, जो 32% आरक्षण आदिवासियों के लिए था, उस आरक्षण को खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अब बताऊं कैसे? केपी कांडे जो आरक्षण के विरोध में जो याचिका लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल ने उपकृत करके उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया। ये बात करते हैं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात। आप अभी वही अनियमित कर्मचारियों को नियमित तो नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी जो स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिला तो रोजगार को आप छीन लिए। पूरी तरह से जो है छत्तीसगढ़ बर्बाद हो चुका है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। चलिए जी भाई साहब, कांग्रेस के जो मित्र बोल रहे थे 4 बज गया है, यहां से लोग पलायन करते थे 4 बजे। 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, एकमात्र सीट दंतेवाड़ा का विधायक भाजपा से चुन के आया हुआ था, स्वर्गीय शहीद भीमा मंडावी विधायक दंतेवाड़ा। उनकी श्यामगिरी में बम ब्लास्ट में नक्सली घटना में मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं क्षेत्र के लिए। मैं पूछ रहा हूं, 5 साल बीत गए हैं, पूरे 5 साल हो जाएंगे आपको इस दिसंबर में। आज तक उस विषय में कोई जांच आगे बढ़ा? इवन उस जांच को इन लोग गुमराह कर रहे हैं। जब एनआईए किसी भी व्यक्ति को यहां से ले जाना चाहती है तो उसको रोक लेते हैं, पुलिस अपने कस्टडी में लेती है, एनआईए को नहीं सुपुर्द करती। अभी तक उस विषय में एक बार जांच नहीं की है। उस शहीद विधायक को, उस विधायक के लिए एक बार भी श्रद्धांजलि नहीं प्रस्तुत की है। ये सुरक्षा की बात करते हैं। बहुत गंभीर सवाल है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जवाब लेंगे। नक्सलवाद को लेकर कितना आप मानते हैं कि सरकार ने काम किया है और अब कितनी जो घटनाएं उनमें कमी आई है? ऐसे है कि इस बारे में, मैं पैदा हुआ गीदम में
29 जून 1960 को दिन बुधवार 4:15 मैं यहाँ का गांव का रग रग जानता हूँ भैया, और मेरी कर्मभूमि है दंतेवाड़ा। ये नक्सलवाद, सत्ता पक्ष विपक्ष और यहाँ की जनता, और गिल आया था रमन सिंह के समय में, पैसे लिए कार में घूमता रात चला गया, उसका कोई उपयोग नहीं। वही गिल आतंकवाद, पंजाब का राज्यपाल उस समय स्वर्गीय अर्जुन सिंह थे गवर्नर, कैसे खत्म हो गया। तो हमारी राजनीतिक सोच और राजनीतिक क्षमता ये कमजोर है सभी दलों की। मैं राजनीतिक दलों से हट के बात कर रहा हूं, कांग्रेस का व्यक्ति हूं मैं आज 64 साल के हो गए, मेरे को आज तक नक्सलाइट नहीं मिले, और मैं जंगल में घूमता हूं। और एक मिनट बता रहा हूं, दूसरी चीज, क्षेत्र के जनता को भी सोचना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। फसल है, कितनी योजना है सरकार का, मैं भी उपयोग करता हूं, अभी जानने लगा हूं मैं। तो मेरा कहना और दूसरा सबसे बड़ा बूढ़ा हो गया यार मैं, इतनी सरकारें आई, 3 विधायक आए, 3-4 विधायक कम्युनिस्ट के हुए, कांग्रेस के हुए, बीजेपी के हुए, अभी वर्तमान में हमारे कांग्रेस की द्योति कर्मा भाभी है। 67 में दंतेवाड़ा में बिजली आई, तो हम लोग लट्टू लगे थे तो बोरा लेके आए, पढ़ाई किए। उस समय मैं चौथी करता था। उसका 67 में रेलगाड़ी आए, बाघ आया बोले, देखने हम भी गए थे। आज भी देखिए, अभी नक्सलवाद के बारे में आपने कहा कि जब 15 साल की सरकार किनकी थी, भारतीय जनता पार्टी की, जब यहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां से जैसे सुकमा गए, सुकमा से वापस जीरम खंड में जो हत्या हुई, क्या उसके जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार नहीं है? क्या उस समय की जो सरकार है वो जिम्मेदार है? क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दे पाए? आज के परिस्थिति में देखें तो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। आज कांग्रेस की सरकार ये कहते हैं कि नक्सलाइट नहीं है, तो 11 जवान कैसे हो गए? चलिए जवाब दें, सरकार से कहते सत्ता पक्ष जी। देखिए, ये जो एनआईए की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, एनआईए की रिपोर्ट में मैं ये पूछना चाहता हूं, जो पहले जो एसआईटी की जो एनआईए की चार्जशीट थी, उसमें रमन्ना और भीमा का प्राथमिकी में नाम दर्ज था। एनआईए की जो रिपोर्ट बनी उससे रमन्ना और भीमा का नाम काट दिया गया। इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं कहना चाहता। हमारे सीएम साहब ने हमेशा पूछा है कि ये 2 शख्स जो मुख्य किरदार थे, इनका नाम क्यों काटा गया, और ये बड़ी दुख की बात है। घटना चाहे जो भी हो, हमारे नेता शहीद हुए, और अभी 4 साल में नक्सली घटनाओं पे काफी कुछ अंकुश लगा है। आप लोग ये चीज महसूस कर रहे होंगे, और आप भी आए हैं, आप भी महसूस करेंगे। चलिए, नक्सली घटनाएं लगभग नहीं के बराबर हो गई बता रहे हैं जी। नक्सलवाद के बारे में जो बोल रहे हैं हमारे मित्र लोग, मैं इसमें कहना चाहता हूं, नक्सलवाद बहुत बड़ा एक आतंक है, दहशत है, हम सभी जानते हैं। पर नक्सलवाद इस जगह में कोई ऐसा कारगर नहीं था कहीं भी किसी को नुकसान पहुंचाए, सरकारी संपत्ति हो चाहे आम जनता को। नक्सलवाद कब चालू हुआ आप जानते हो, सलवा जुड़ूम के नाम से 2005-6 को चालू हुआ। तब कौन यहाँ पर मंत्री था? हमारे कांग्रेस का ही मंत्री था उस समय, कांग्रेस का ही मंत्री था, बीजेपी का ही सरकार था, दोनों सरकार थे। दोनों सरकार नक्सली या नहीं था, नक्सली बनाया गया है। आज भी अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी वाले ही नक्सली बनाते हैं और कांग्रेस वाले ही नक्सली बनाते हैं। इन्हीं के आदमी है, इन्हीं के कार्यकर्ता। बहुत बड़ा आरोप भाजपा पर भी जी। नक्सल मुद्दा के बारे में अभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने कहा है, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले बीज जो है कांग्रेस ने बोया है, अजीत जोगी ने बीज बोया है। जब गीदम ताना का हमला हुआ, हमला करके लूटा गया, उस समय कौन मुख्यमंत्री था? अजीत जोगी मुख्यमंत्री था। और कोरापुट में पुलिस मुख्यालय को नक्सलियों ने लूट के ले गया, उस समय किसकी सरकार था? अजीत जोगी मुख्यमंत्री था। ये कांग्रेसी लोगों को सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि नक्सलियों को बीज किसने बोया है। चलिए जवाब ले लेते हैं, सत्ता पक्ष से जवाब जी। की बात जो बड़ी हास्यास्पद प्रतीत हो रही है, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बीज बोया नक्सलियों का और उसी कारण पैदा हुए करके। यदि हम बीज होते तो हमारे 35 कांग्रेसियों को झीरम घाटी में उनकी हत्या क्यों होती है, इसमें स्पष्ट करा दीजिए। इसका मतलब ये है कि पर्याप्त सुविधा हमारे कांग्रेसियों को नहीं दी गई थी, और उसमें 100% हाथ जो है रमन सिंह का है मरवाने में, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। मैं बोलना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे पहले श्री अजीत कुमार जोगी जी स्वर्गीय जो थे वो बने, और उन्होंने क्या बोला था मुख्यमंत्री कि छत्तीसगढ़ का विकास होगा, कोई कर्जा नहीं लिया जाएगा, हमारे पास इतना संपत्ति है कि हम उसको
अच्छे से अपन उसको करेंगे, हमको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 साल उनका था, हमने 3 साल होने के बाद उसी बीच में 2 घटना हुआ यहाँ। एक तो आपका गीदम जो घटना हुआ, पायल बस से वो लोग नक्सली लोग जो लूट करके लेके गए, उसमें मेरे भी एक पहचान के एक मामा थे वहाँ थाने में जो शहीद हुए। तो ये सारी घटना, उसके बाद जैसे बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार खासकर डॉक्टर रमन सिंह जी जो थे, उन्होंने क्या, उनका जब यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जब वो आ रहे थे, हम लोग खुद उनके साथ थे, ठीक है। तो उस समय उन्होंने बोला था कि नक्सलियों से कोई बात नहीं होगी, यहाँ का विकास होगा, बहुत कुछ होगा। तो हमसे, मेरे से खासकर पूछा गया था कि यहाँ के लिए क्या करना है। मैं खुद उनके गाड़ी में गया हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ का विकास कैसे होना है। तो मैंने ही वहां पे बोला था कि ये शिक्षाकर्मी जो गांव-गांव में जो उतने दूर से स्कूल आता है, बच्चे बहुत दूर से आते, घर का काम भी नहीं हो पाता, तो गांव-गांव में स्कूल खुलेगा और शिक्षाकर्मी की नियुक्ति अगर हो गई तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला था ठीक है। उसके बाद जब बोले थे कि अगर मैं जीतता हूं तो जरूर आना। उसके बाद क्या हुआ, जब सरकार बनी उसके बाद सीधा बोले नक्सलियों से कोई बात नहीं होगी, इनको मारेंगे, ठीक है, चलो हो गया। उसके बाद एक बयान में क्या बोले कि नक्सली अगर सरेंडर होगा तो हम सोचेंगे। उसके बाद बोले कि नक्सली अगर सरेंडर होंगे तो हम उसको एक बेहतर जिंदगी जीने का एक मौका देंगे। ये होते होते 15 साल हुआ। उसी समय बीजेपी सरकार के समय में गृह मंत्री थे ननकीराम कंवर, उसमें पत्र में भी आया हुआ था, पेपर में भी आया था कि गृह मंत्री के घर पे नक्सली कमांडर वापस उनका वो बात चल रहा है, ठीक है। कांग्रेस के साथ भी ये चीज होता आ रहा है, आजकल सुन रहे हैं, जो भी सही है। नक्सलवाद को लेकर काफी संवेदनशील तौर पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। किसानों को लेकर किस तरह से सरकार की संवेदनशीलता आप देखते हैं? सबसे पहले टीवी 24 को धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस बीजेपी वाले ऐसे बोल रहे हैं जानो मानो हम घर से पैसा दे रहे हैं। आदिकाल से निवासरत इस क्षेत्र में जो मूल निवासी हैं उनके जल जंगल जमीन को पूंजीपति के यहाँ बेच रहे हैं, उसके बाद कुछ 5% दे रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब नक्सलवाद पर बात हो चुकी और विकासवाद पर भी बात हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा और कौन से ऐसे विषय इस बार जो सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा में होंगे? कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो इस बार सबसे ज्यादा इस विधानसभा चुनाव में हावी होंगे? इस चुनाव में इस बार नक्सलवाद तो प्रमुख समस्या ही है बस्तर के लिए, खासकर दंतेवाड़ा के लिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन नक्सल हिंसा से कैसे क्षेत्र मुक्त हो और विकास कैसे हो, इस पर स्थानीय निवासियों की कभी राय नहीं ली जाती। सरकारें आती हैं तो एक निश्चित जो फ्रेम होता है उसी फ्रेमवर्क में काम होता है, चाहे कर्मचारियों की बात हो या फिर किसानों की बात हो या यहाँ वनोपज पर केंद्रित आदिवासियों की बात हो। इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता और उसका असर यह होता है कि नक्सलवाद पनपता है। दूसरी बात यह है कि नक्सल हिंसा के खात्मे के लिए कैबिनेट में बैठक होती है, क्लोज डोर मीटिंग होती है, उस मीटिंग का क्या हुआ आज तक कहीं ओपन नहीं हुआ। इतनी बड़ी हिंसा होती है, जवान मरते हैं, जवान शहीद होते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें उस समय की जाती है, लेकिन जब सरकार चलने लगती है उसके बाद लोग बस्तर को भूल जाते हैं। तो सिर्फ चुनाव के वक्त बस्तर को याद किया जाता है। एक सवाल आ रहा था इस तरफ से। जी जी, अगर कांग्रेस सरकार ऐसी होती तो बस्तर बटालियन, डीआरजी, ये सब वैकेंसी नहीं निकालती। बस्तर का ये सब मुद्दा को लेकर ये चिंतन मंथन करके ही कांग्रेस सरकार ने, भरोसे की सरकार ने ये सब जो निकाला है, लोकल लोगों को, यहाँ के लोगों को लिया है। आज उन लोग कितने खुश हैं, जबकि बेरोजगारी स्थिति में थे। बीजेपी कार्यकाल में बेरोजगार थे वो बच्चे आज इतने बस्तर फाइट में जाके इतने अच्छे संघर्षशील कर रहे हैं। और इधर के कहने का मतलब यहाँ के जो जो मुद्दा है उनको न बहाल कर रहे हैं कि आज तक इसलिए शांति बना है कि बस्तर बटालियन अगर भूपेश सरकार नहीं देती तो ये आज भी ऐसी नक्सलियों का समस्या होता। चलिए ठीक है, जी जी। मैं दोनों ही हमारे भाई बंधु जो पार्टियों के बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, लेकिन मेरा कहना है विकास उनके घर में पैदा हो रहा है, दंतेवाड़ा में नजर नहीं आ रहा है। अभी बोल रहे हैं कि आदिवासी सुरक्षित है, उनके लिए काम हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले बचेली में आदिवासी महिला का घर तोड़ा गया, उसका घर जलाया गया। वो भी कौन? वहां के जो नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा पूरा करवाया गया, पैसे को मांग को लेकर उन्होंने नहीं दिया तो उनका घर तोड़ा गया है। मेरे पास बहुत सारे लेटर है उनके पास। उन्होंने एसडीएम को दिया था लेटर, उन्होंने कलेक्टर को दिया था। आज बारिश के मौसम में हमारे आदिवासियों को कौन घर तोड़ता है? भाई हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के मालिक हैं,
और तोड़ने वाला कौन है? जो बाहरी राज्य से आके यहाँ बैठा हुआ है। बार बार बोलते कि आदिवासियों का विकास हो रहा है, उनके साथ पीड़ित नहीं है। मेरे पास लिखित में है, उस आदिवासी घर आज बारिश के मौसम में तोड़ा गया है, लेकिन नेता मस्त है और जनता त्रस्त वाला हिसाब किताब है। मैं और बता रहा हूं, इसमें दो चीज और है। आज बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा दंतेवाड़ा में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया करने का प्रयास किया गया था हमारे समय में। 2018 में संजीवनी कोष गठन किया गया था, उसमें राज्य सरकार और एनएमडीसी के द्वारा एमयू हुआ। एक साल में 1 करोड़ रुपया खर्चा करने का था। कोई भी अगर इस जिले का व्यक्ति है, गंभीर रूप से बीमार होता है, 5 से 10 लाख 20 लाख भी खर्चा करने का है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, 2018 से 2023 तक 5 साल हो गए और दोनों परियोजना से 1-1 करोड़ जमा होना है, तो जोड़ेंगे तो 10 करोड़ होता है। लेकिन आज आपको सुन के ऐसा महसूस होगा कि कलेक्टर के द्वारा मात्र 31 लाख रुपया दिया गया है। 9 करोड़ 70 लाख रुपया कहां गया? कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा है। और यहां जितने लोग मारे गए इलाज नहीं होने की वजह से, उनका जिम्मेदार कौन लेगा बताइए? कोई लेने को तैयार है? चलिए जवाब ले लेते हैं कि जब नौकरी की बात आती है तो स्थानीय को जो है प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? देखिए, हमारे मित्र ने कहा कि नौकरी में स्थानीय को नहीं दी जा रही है। नौकरियों में स्थानीय को प्राथमिकता दी जा रही है। जो ये 500 लोग बस्तर बटालियन में लगे हैं वो स्थानीय हैं। हाँ, और एनएमडीसी में भी जो तकनीकी से हट के जो थोड़े कम तकनीकी रूप से जो पद हैं वो भी स्थानीय लोगों को दिए जा रहे हैं। क्योंकि तकनीकी रूप से कला कुशल नहीं होने के कारण बाहरी लोगों से इंजीनियरों को रखा जा रहा है। और जिस तरह से जो भी छत्तीसगढ़ में, बस्तर में आदिवासियों के लिए पेशा कानून लगाने वाले हमारे मुख्यमंत्री है, अब बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज एक कानून बन चुका है तो फिर ये कैसे संभव होगा? ये संभव नहीं है। पेशा लागू है और बहुत सी योजना है बस्तर के लिए चालू जा रही है। हर समाज के लोगों को वो किरंदुल में भी आदिवासी समाज के भवन के लिए पैसा दिया गया है। सारी चीजें बस्तर यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा नियमतः क्रम बाई क्रम की जा रही है। क्या सीएम के द्वारा क्रम बाय क्रम सारी चीजें की जा रही है? कुछ भी क्रमबद्ध नहीं हो रहा है। स्लरी पाइपलाइन की मैं प्रभावित किसानों में बताना चाहता हूं कि रोड किनारे जो व्यावसायिक जमीन उसको कोड़ियों के भाव लिया जा रहा है और वहां पर चौकीदार बनाया जा रहा है भूस्वामियों को। क्या आदिवासियों का हक छीना जा रहा है यहाँ पर? क्या उनको पूरा अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका परिवार नहीं है? या दबाव बनाया जा रहा है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? क्या उनको एनएमडीसी में नौकरी नहीं दिया जा सकता? क्या नहीं, उनको नौकरी का अधिकार नहीं है। उनके रूल्स में नहीं। 1962 का नियम लगाया जा रहा है। आज भारत देश 2023 में 1962 का नियम कहां से आ गया है आज? और जब स्लरी पाइपलाइन के लिए आप वहां पर पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ग्राम पंचायत से आपने अनुमति नहीं दी है, तो किस आधार पर आप वहां पर बिछाया जा रहा है? ये कहा जाता है कि ये स्लरी पाइपलाइन जो है कि केंद्र सरकार का ड्रीम परियोजना है और राज्य सरकार के साथ उनका गठबंधन हुआ। तो दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं, क्यों आखिर आम जनता को मारकर भारत का तरक्की को देखा जा रहा है? कि आम वहां का नागरिक जो रहने वाला है, जिसका जंगल जमीन जिसका अधिकार है, क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसके बाल बच्चे नहीं है? क्या उसको विकास नहीं चाहिए? अपने परिवार के विकास से आगे मैं भारत का विकास नहीं देखना चाहता। अगर मेरे परिवार को, अगर दोनों जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार अधिकार नहीं दे सकता मेरी जमीन का, तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं आत्मदाह की अनुमति दे दे। मेरा पूरा परिवार आत्मदाह करेगा, फिर स्लरी पाइपलाइन भी बिछा लेना वहां एनएमडीसी का, वहां पर बड़ा सा वहां पर कार्यालय भी बना लेना। क्योंकि दमन होता है, शोषण होता है, इसलिए नक्सलवाद जन्म होता है। चलिए, तो अधिकार देना चाहिए, लेकिन अधिकार दिया क्यों नहीं जा रहा है? जवाब दें जी। पहली बात, जो किसान भाई बोल रहे थे ना, ये तो आदिवासी है ही नहीं। पहली बात, वो जमीन अगर जा रहा है तो हम कब हुआ रहा है? बीजेपी सरकार में हुआ रहा। हाँ, ठीक है। दूसरा बात, डेट किसका था? बीजेपी सरकार का था, हमारा तो नहीं था, लेकिन हम उसको सहयोग कर रहे हैं। अगर यहाँ से नगर लग रहा है, अगर यहाँ से लोहा नहीं जाएगा तो प्लांट को क्या करेंगे? क्या किया जाएगा प्लांट को बिना लोहे का? उसके बाद जमीन तो 25 फीट नीचे जा रहा है, किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, उस ग्राम पंचायत में विकास के लिए पैसा राशि दिया जा रहा है, नौकरी का भी प्रावधान है उनपे। लेकिन ये बीच में बाहरी लोग आके आदिवासी लोगों को भड़का। 3 किसान है महाराष्ट्र में जो नहीं देने मूड में, बाकी सब किसान देने के मूड में है। चलिए ठीक है, तो सारे जो आदिवासी हैं, किसान है, वो सरकार के साथ है, दावा है जी। कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। सैलरी पाइपलाइन का बचेली से लेके जवांगा तक 6,84,00,000 रुपए एनएमडीसी ने दिया था विकास कार्य के लिए। उसको भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सरकार मिलके खा गए हैं। कहां पे खर्च कर दिए हैं उसका हिसाब नहीं हो रहा है। रही सैलरी पाइप का,
सैलरी पाइप का जो मार्केट रेट से पैसा मिलना चाहिए वो किसी भी किसान को नहीं मिल रहा है। इसमें भी कांग्रेस के लोग दलाली किए हुए हैं। इसीलिए दंतेवाड़ा जिला बचेली से लेके जवांगा तक सैलरी पाइपलाइन को बिछाने नहीं देगा। इनके भ्रष्टाचार को रोकेंगे। पहले 6 करोड़ 84 लाख का हिसाब दें, वो पैसा कहाँ गया जो एनएमडीसी सैलरी पाइप ने दिया है। और जब तक, इसीलिए जगदलपुर में बिछा चुकी है, वहां पैसा दिए हैं। दंतेवाड़ा में सैलरी पाइप बिछाने के लिए पूरे ग्रामीण से लेकर शहरी बेल्ट तक हम विरोध करेंगे। सैलरी पाइपलाइन को बिछाने नहीं देंगे। चलिए ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं और समापन बस होगा। आखिरी सवाल यह है कि इस बार जो सरकार के साथ जाएंगे क्या कर्मचारी, या फिर जो विपक्ष है उसका साथ देंगे? लगभग यहाँ पर 4 पार्टियां उपस्थित हैं और अभी जन घोषणा पत्र सभी पार्टी बना रही है। मैं सभी पार्टियों से निवेदन करूंगा, आप जिस भी शोषण अत्याचार के खिलाफ अगर आप अपनी जन घोषणा पत्र पे कोई वादा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक समय मिलता है और उस समय में आपको पूरा करना ये आपका जिम्मेदारी हो जाता है। जिस प्रकार 2018 को हमारे सामने माननीय भूपेश बघेल जी आए हुए थे, उस समय हम मांग कर रहे थे और जब वो जन घोषणा पत्र पे हमारी मांग अंकित हो गई तो वो हमारा अधिकार हो गया। तो निश्चित रूप से पौने 5 साल से हम पीड़ित वर्ग हैं और हमारा अधिकार अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी पार्टियों से निवेदन करूंगा करबद्ध कि आप जब भी अपना जन घोषणा पत्र बनाएं और जो भी आप बात उस पर अंकित करें, क्योंकि उस बात के कारण आपको वोट मिलता है, तो उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहें। कहीं ना कहीं अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो पूरी आम जनता, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता उस बात को उठाती है, हरमन से उठाती है और आपको कहीं उस बात के कारण आपके अपने सिर को झुकाना पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आप जो भी बात को अंकित करें उसे तत्काल पूर्ण करने की हिमाकत करें। चलिए, तत्काल पूरे करने की हिमाकत भी करें जी। साथी भाई ने जो भी कहा बहुत अच्छी क्षेत्र के विकास से संबंधित बातें हैं, नक्सलवाद से संबंधित बातें हैं, लोगों के रोजगार धंधे से बातें हैं। लेकिन मेरा वाकई, मैं कांग्रेस का देवी सिंह चौहान दंतेवाड़ा निवासी हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अपनी पार्टी से भी, विपक्ष से भी और जो और पार्टियां हैं, आप पार्टी फलाना, कि यार जो भी विधायक बनेगा उसको मैं यहाँ पर नागरिक अभिनंदन कराऊंगा जो ओवर ब्रिज बना देगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, देख रहा हूँ। देखिए, अभी मेरा दो सवाल है। यहाँ पर जैसे कॉरिडोर निर्माण हो रहा है, उसमें जितने हमारा रेहड़ी पटरी वाले जो दुकान लगाते थे उनको आपका राज्य में किसकी सरकार? कांग्रेस की। दंतेवाड़ा में किसकी सरकार? बीजेपी की। ये दोनों मिलकर वो रेहड़ी पटरी वाले को कहां ले जाके फेंक दिए भाई। कम से कम उनको ढूंढ के लाके थोड़ा सा उनको स्थापित कर दीजिए, उनका जीवन यापन अच्छा से चल सके, वो कुछ बेच के उन लोग जीवन यापन कर सकें। दूसरा चीज, जैसे अभी देवी चाचा बोल रहे थे, ये दोनों पार्टियों से, यहां पर बीजेपी की सरकार और राज्य में अपना कांग्रेस की सरकार, ये दोनों मिलके पिछले बार 15 साल भी रहे हैं, उसके बावजूद हमारा जो ओवरब्रिज है क्यों नहीं बन पाया? कांग्रेस पार्टी अगर इस नक्सली बनाने का काम करती तो 400 लोगों को ना रिहा नहीं करती जेल से। बीजेपी के पास हम आते हैं। जी, जो नक्सलवाद पर बात हुई थी जी। नक्सलवाद पे बीजेपी का कॉन्सेप्ट सेंट्रल का एकदम क्लियर है और उसी का नतीजा है कि नक्सलवाद बीजेपी की सरकार रहती तो कंट्रोल हो जाता। कांग्रेस ने उनको छूट दे के रखा है और कांग्रेस के ही लोग जो है बीजेपी वालों को नक्सलियों से मरवा रहे हैं, क्योंकि जितनी हत्याएं हो रही हैं वो बीजेपी वालों की हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत लगती है, क्योंकि नक्सली बोलते हैं कि बीजेपी वालों को मारना है, पर्चा डालना है, तो ये कांग्रेस की मिली भगत है। अब रही दंतेवाड़ा व्यापारियों की, तो टेम्पल कमेटी में बैठे हुए कांग्रेस के लोग हैं। टेम्पल कमेटी में ही पास हुआ होगा कॉरिडोर का, वहां तो बीजेपी वाले बैठे नहीं हैं। दंतेवाड़ा के जो रोड के किनारे ठेला लगा रहे हैं या छोटी मोटी दुकान लगा रहे हैं, इसको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सरकार ही भगवा रहे हैं। क्यों भगवा रहे हैं? क्योंकि जिला मुख्यालय में बीजेपी का कब्जा है, नगर पालिका में, इसलिए व्यापारियों के साथ अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार कर रही है। अभी देखिए, यहाँ पे रेस्ट हाउस रोड में भी बहुत सारे लगते थे ठेले, उनको भगाया गया है। बहुत सारे मंदिर में लगते थे, आज उनका भी कोई ठिकाना नहीं है कि मंदिर के किनारे कहाँ दुकान लगाएंगे। देखिए, अभी ये घोषणा पत्र के विषय में कह रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी जनता से सभी जगह से घोषणाएं इकट्ठा करें, जो उनकी
वहां पर पहुंचेगी उस पेटी में, उनके माध्यम से घोषणा पत्र को आगे लिया जाएगा। और कांग्रेस तो अभी तक 36 वादे पूरा नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा जो कहती है वो घोषणा करती है, वो पूरा करती है और करके दिखाएगी, यही मैं कहना चाहूंगा। चलिए, तो सभी के अपने अपने दावे हैं और अब हर पार्टी इसी कोशिश में है कि किस तरह से जनता को अपने पक्ष में लिया जाए। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि दंतेवाड़ा विधानसभा में इस बार किसका परचम लहराता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और इसे इस तरह से सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दंतेवाड़ा से TV24 के लिए कैमरामैन कपिल के साथ अमित शर्मा।